Hello student, this is class 8th, chapter number 3rd. In this video we are reading about conservation of forest and wildlife. And in last video we read global outcome of deforestation. So conservation of forest and wildlife. The protection, preservation and management of restoration of wildlife and of the nature resource such as forest, soil and water is known as conservation. देखिए कंजर्वेशन का मीनिंग बताया कि कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट वन, वाइल्ड लाइफ जो हमारे वनों में रहने वाले वन्य प्राणी, उनको प्रोटेक्ट करना, बचाना। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना। मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज फॉरेस्ट, सोयल एंड वाटर इज नोन एज कंजर्वेशन। किस किस का कंजर्वेशन बताया इसने? फॉरेस्ट का, सोयल का और वाटर का। इनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, मैनेज करना और रिस्टोर करना। The variety of life on earth is commonly referred to biodiversity। कह रहे कि अर्थ पर काफी टाइप की लाइफ की वैरायटी है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। अब जो बायोडाइवर्सिटी है, काफी टाइप की लाइफ है, काफी तरह के जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म काफी डिफरेंट टाइप के। तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है फूड चेन का और फूड वेब का, कि जो वन्य प्राणी है इनकी फूड चेन या फूड वेब बनी हुई है जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। In fact, it helps to maintain the ecological balance of ecosystem। हमारा जो इकोसिस्टम है उसका इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना कर रखते हैं। At present, the human activity is causing large-scale extinction of many species of plant and animal। जैसे कि at present अभी क्या चल रहा है? अभी क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य काफी प्रकार की एक्टिविटी करता है और उसका रिजल्ट क्या निकला? एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट। प्लांट की बहुत सारी प्रजातियां और एनिमल्स की बहुत सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई, लुप्त हो गई। दिस इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ सर्वल इकोसिस्टम। अब जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर ये जो चीज है एक्सटिंक्शन होना प्लांट और एनिमल का, वो अफेक्ट करेगा। द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम टू फंक्शन। इसलिए कह रहा है कि जो हमारी स्पीशीज है, प्रजातियां हैं, उनको प्रिजर्व करना, बचाना। एंड देयर हैबिटेट इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। हैबिटेट होता है कि जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका वातावरण जहाँ पर वो रहना लाइक करता है। येट द प्रेशर्स टू डिस्ट्रॉय habitat for timber, illegal hunting and other challenge are making conservation a struggle। कह रहे कि फिर भी कि हमारा जो वन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, वो क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर कुछ प्रेशर है। किस तरह का प्रेशर है? कि हमें लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, हंटिंग करते हैं, इलीगल हंटिंग, शिकार करते हैं, एंड अदर चैलेंज, और भी कुछ चैलेंज है जैसे मेडिसिन के लिए पेड़ों को काटना या फर्नीचर के लिए पेड़ों की कटाई करना। तो इससे हमारा जो कंजर्वेशन है, प्लांट को बचाना या फिर एनिमल्स को बचाना, वो कमजोर हो जाता है। कंजर्वेशन, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी is very important as a group of organism has an important role to play in an ecosystem। कह रहे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्विंग करना ये है एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम के लिए काफी जरूरी है कंजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी का। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डियर इज इन ए फॉरेस्ट आर किल्ड, द पॉपुलेशन ऑफ लायन विल आल्सो डिक्रीज। कह रहे कि मान लो हमने वन के अंदर जो हिरन था उसको मार दिया, किल कर दिया उसको, तो इसके किल करने से जो लायन है, शेर है, वे भी, उनकी संख्या भी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्यों इंक्रीज रहेगी ये बता रखा है, क्योंकि लायन डियर को फूड बनाता है,
लायन हिरन को खाता है, और हिरन के मर जाने से लायन को फूड नहीं मिलेगा, इसलिए जो लायन है वो भी भूखा रह जाएगा और उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ सैकवेंजर that fed on the remain of the animal killed by lion and other carnivores will also be affected। और भी तरह का और भी कई सारे सैकवेंजर है जो कि किसी मरे हुए प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, वे भी अफेक्ट होंगे। टू प्रिवेंट दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप बायोस्फीयर रिजर्व। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए और जो ये इलीगल हंटिंग वगैरह होती है इनको रोकने के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है अलग अलग जगह पर, देश के अलग अलग जगह पर। देखो बुक्स में इकोसिस्टम और स्पीशीज की डेफिनेशन बता रखी है। व्हाट इज इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ऊपर वाले टॉपिक में हमने इकोसिस्टम पढ़ा था। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता है सारे प्लांट, सभी एनिमल्स और सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोटिक और एबायोटिक। ये नीचे एबायोटिक भी लिखा हुआ है। बायोटिक जो सजीव होते हैं, एबायोटिक जो निर्जीव होते हैं। निर्जीव के एग्जांपल देखो क्या है। निर्जीव के एग्जांपल है जैसे टेम्परेचर है, सोयल है, वाटर है, एयर है। वे जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, ये जो पूरा मिलकर बनाते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद स्पीसीज। स्पीसीज होती है प्रजाति। A group of organisms that can interbreed freely under natural conditions to produce fertile offspring is said to belong to the same species। कह रहा है कि एक स्पीसीज वो होती है जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो किसी नेचुरल कंडीशन में अपने किसी ऑफस्प्रिंग को, अपनी किसी आने वाली जनरेशन को, चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज। कोई प्रजाति हो गई है। अब जो अगला टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेसिग्नेशन गिवन बाय यूनेस्को अंडर इट्स प्रोग्राम ऑन मैन एंड द बायोस्फीयर। कह रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंटरनेशनल कंजर्वेशन है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो यूनेस्को के द्वारा चलाया जा रहा है। द वर्ल्ड network of biosphere reserve is the collection of all 533 biosphere reserve in 107 country। कि 107 देशों में 533 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व आर क्रिएटेड टू प्रमोट एंड डिमोन्स्ट्रेट ए बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड बायोस्फीयर। अब इसका मतलब क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का? कि मैन और बायोस्फीयर के बीच में रिलेशन बनाना, कि मनुष्य के कारण जो हमारा इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, वो धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है, तो उस अफेक्टेशन को कम करना रिलेशनशिप क्रिएट करके। 4 of the 15 biosphere reserve are part of the world network of biosphere reserve based on the UNESCO man and biosphere reserve। कह रहा है कि 53 में से 4 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर है हमारा यूनेस्को का, उससे रिजर्व करे हुए हैं। देर आर दे आर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एंड गल्फ फॉर मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये 4 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के द्वारा रिजर्व है। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। ए नेशनल पार्क इज ए रिजर्व ऑफ लैंड usually declared and owned by a national government। कि जो नेशनल पार्क है वो लैंड के रिजर्व लैंड होती है, नेशनल पार्क भी यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट, की जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड खरीदी जा चुकी है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन। और जो नेशनल पार्क होते हैं वे ह्यूमन डेवलपमेंट से प्रोटेक्टेड होते हैं, पोल्यूशन से प्रोटेक्टेड होते हैं। नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एरिया। नेशनल पार्क हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल।
कि जो नेशनल पार्क है उससे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो प्रजातियां जिनकी संख्या काफी तेजी से कम हो रही है, जो आने वाले समय में लुप्त हो सकती है, तो उनको वहां पर नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है। एज वेल एज प्लांट एंड दस वेरी यूजफुल, जैसे कि कुछ प्लांट हो गए, कुछ एनिमल हो गए जो काफी यूजफुल है। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क was the first national park in India established in 1935। एक नेशनल पार्क का नाम बता रखा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1935 में सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है द काजीरंगा नेशनल पार्क हैज टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्नड रेनोसर्स पॉपुलेशन। कह रहा है कि जो रेनोसोर्स होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग काजीरंगा नेशनल पार्क में है, 2/3 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की। Kaziranga boasts of the highest density of tiger among protected area in the world and was declared a tiger reserve in 2006। अब कह रहा है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें टाइगर की काफी सारी डेंसिटी है, इसलिए 2006 में इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया था। द पार्क इज होम टू लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, वाइल्ड वाटर एंड बफेलो एंड स्वैम्प डियर। कह रहे हैं कि पार्क में, जो नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसमें कौन कौन सी ब्रीड होती है? एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वैम्प डियर। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क। इज वन ऑफ द इंडिया बेस्ट नॉन प्रोटेक्टेड एरिया एंड इज एन इम्पोर्टेंट रिजर्व फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर। ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है, इंडिया का एक नॉन प्रोटेक्टेड एरिया है ये भी, और ये कर्नाटक में है, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में। अगला जो टॉपिक है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। A wildlife sanctuary, also called a wildlife refuge, is generally an officially designed territory created by the government providing protection and suitable living condition for wild animals। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी हमारा ऑफिशियली डिजाइनेटेड है, टेरिटरी है, ऑफिशियली डिजाइन की गई है और गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की गई है ये भी, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल है, प्लांट है, इनके लिए। हंटिंग, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि जो एनिमल्स है उनको हंट करना, शिकार करना, मारना, पकड़ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हंटिंग पर, किलिंग पर, कैप्चरिंग पर रोक लगा रखी है अच्छी तरह से। देयर आर अबाउट 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। इंडिया में 440 वाइल्ड सेंचुरी है जो हमारे प्लांट और एनिमल्स के जो हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करती है, सो दैट दे कैन लाइव सेफली विदाउट एनी हार्मफुल ह्यूमन इंटरेक्शन। इसलिए वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल और प्लांट फ्रीली सेफली रह सकते हैं। एक बर्ड सेंचुरी की एग्जांपल दे रखे हैं, चैकवादी बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में औरंगाबाद और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में चैकवाडी बर्ड सेंचुरी है। दिस प्रेजेंस ऑफ द नाथसागर लेक इन द सेंचुरी मेक द सराउंडिंग एरिया रिच इन एक्वाटिक फ्लोरा एंड फॉरा। अब कह रहा है कि इसी सेंचुरी के अंदर एक नाथसागर लेक है, तो उससे क्या होगा कि जो सेंचुरी का आसपास का एरिया है उसमें एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फौना होता है एंड जो एनिमल और प्लांट, इनकी जो स्पीसीज है, इनकी जो प्रजातियां है वो इंक्रीज होगी। इट हैज अट्रैक्टेड मैनी स्पीसीज ऑफ रेजिडेंट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड। काफी कुछ सारी प्रजातियां वहां पर अट्रैक्ट हो रखी है इसी कारण से। कुछ माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं जो किसी दूसरे स्थान से आते हैं,
नियरली 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड आर इन द एरिया। लगभग 200 प्रजातियां हैं एरिया में, इंक्लूडिंग मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ और लगभग जो माइग्रेटरी बर्ड जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनकी जो संख्या है वो 70 है। 70 प्रजातियों की संख्या है। इन बीच 45 मेजर स्पीसीज आर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, और 70 में से 45 ऐसी स्पीसीज जो इंटरनेशनल यानी कि किसी दूसरे कंट्री से माइग्रेट हो रखी होती है। नोटेबल अमंगस्ट माइग्रेटरी बर्ड आर क्रेन्स, फ्लेमिंगो, बरहमनी डक, पोचार्ड्स, टील्स, पिनटेल्स, पैगन्स, सोवल्स, गोड्स, ये सभी जो एग्जांपल है वे माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जांपल है जो किसी दूसरी कंट्री से या किसी दूसरे स्थान से आते हैं। इट इज ए हैबिटेट फॉर रेस्टिंग फॉर लोकल रेजिस्टेंस ऑफ बर्ड, की कह रहा है कि एक ऐसा जगह है, ऐसे ऐसा वातावरण है जो किसी आसपास के जो पक्षी होती हैं उनके लिए रेस्टिंग प्लेस है, वहां पर रह सकते हैं आसानी से। गहिरमथा टर्टल सेंचुरी है गहिरमथा, ये उड़ीसा में है। Is the breeding ground for the Ghent olive red-leaf turtle who travel all the way from the Pacific Ocean to make the lay their egg there here। कह रहे हैं कि जो ये सेंचुरी है वहाँ पर पैसिफिक ओशियन से काफी सारे टर्टल आते हैं अपने एग ले करने के लिए सेंचुरी में। अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था फ्लोरा एंड फोरा, तो इसी की डेफिनेशन है इस टॉपिक में, फ्लोरा एंड फोरा। फ्लोरा रेफर टू ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं सबको बोलते हैं फ्लोरा। Life occurring in an area or time period, especially the naturally occurring or indigenous plant life। Fauna क्या है? Fauna is all of the animal life on the particular region or time। Fauna होता है किसी particular region में किसी particular time पर जो animal होते हैं उसको बोलते हैं fauna। The term fauna refer to a typically collection of animal found in specific time or place। देखो कुछ स्पेशल टाइम पर कुछ स्पेशल प्लेस पर जो एनिमल होते हैं उसको बोलते हैं fauna। India has over 2000 species of bird, over 500 species of reptile and amphibian, and around 30,000 species of insect। देखो इंडिया में पाने वाले जो फूना है उनके एग्जाम्पल बता रखे हैं कि 2000 स्पीसीज पक्षियों की है, 500 स्पीसीज रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की, और लगभग 30,000 स्पीसीज इंसेक्ट की है। इसमें कलरफुल बटरफ्लाई भी इंक्लूडेड है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैव बीन सेट अप इन प्रेजेंट। तो फूना और फ्लोरा के बारे में पढ़ाई कि फ्लोरा होते हैं जितने भी प्लांट जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक प्लेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा होते हैं, और किसी स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक टाइम में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं फूना। और भी काफी सारी डेफिनेशन दे रखी है इसमें। Even while these conservation projects try to save wildlife, a number of species are become extinct or have been kept in the endangered or vulnerable category। कह रहे हैं कि इतनी सारी कैटेगरी पड़ी है हमने और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ये प्लांट को, वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को सेव करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड है और वेलनरेबल है, कि जिनकी संख्या है वो घटती जा रही है, तो घटती जा रही है तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। व्हेन नो मेंबर ऑफ द, अब इनके कुछ डेफिनेशन बताएगा टाइप। व्हेन नो मेंबर ऑफ द स्पीसीज एग्जिस्ट, अगर किसी प्रजाति के का जो नंबर है, जो संख्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है किसी प्रजाति, एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि कोई भी मेंबर नहीं है किसी प्रजाति का, और इज परस्यूम्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट टू हैव डिसअपीयर्ड, सच ए स्पीशीज इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट स्पीशीज किसको बोलते हैं? अगर किसी स्पीशीज का कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है और डाउट है कि वो जो मेंबर है वो डिसअपीयर्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। द डोडो, पैसेंजर पिगन एंड द, ये कैरिबियंस है, मोंक, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज के कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? व्हेन ए स्पीशीज फेस ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, कोई ऐसी प्रजाति है जिसको जो फ्यूचर में लुप्त हो सकती है,
जिसको रिस्क है एक्सटिंक्ट का, तो उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल ब्लू व्हेल, गेंट पांडा, ये जो स्पीसीज है ये फ्यूचर में लुप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है, इनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके बाद है वुल्नरेबल स्पीसीज, फेस ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द मीडियम टर्म। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि ये इनको भी एक हाई रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का, लेकिन ये मीडियम टर्म में है। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल है चीता, गोर, लायन एंड साउथ पी, इसका एग्जाम्पल। उसके बाद अगला टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक, जो कि ये टॉपिक हम अगर अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।